हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो बूस्टर कर रहे हैं उसमें का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कवर कर रहे हैं, जिसमें आज़ादी के टाइम पे 1940 से लेकर 1947 तक की जो जो घटनाएं हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें खास है जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। और बूस्टर वाली जो सीरीज़ है उसका प्लेलिस्ट का बना दिया गया है पीसीएस वाला, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी ये बूस्टर सीरीज़ वाले वीडियो, ये बाकी के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सब आपको जो यूपी पीसीएस वाला पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स या जो करंट अफेयर वगैरह होते हैं मंथली वाले या घटना सार वगैरह जो है, घटना चक्र जो भी है, और करंट अफेयर का लास्ट में बूस्टर वगैरह भी जो दिया जाएगा या फिर जो क्विज टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में ही मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए यही वाला नंबर है, मैसेज करेंगे आप व्हाट्सएप पे तो डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें सीधा सीधा प्रश्न यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा कि ये कब शुरू हुआ था। हो सकता है कि अरेंज करने में आ जाए कि एक चीज़ इजी डाल दिया गया कि ये कब शुरू हुआ था। ये बहुत इजी सी चीज़ है जो अब नहीं पूछी जाती है ऐसे एग्जाम में। अब इसके बारे में उस टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई थी, उससे रिलेटेड इस आंदोलन में क्या क्या हुआ था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अब ऐसा नहीं कि आप इसको भूल जाइए कि डेट ही भूल गए कि इतना ईजी था, इसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर इजी पेपर आया फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इजी पेपर में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी ग्वालियर टैंक बम्बई से। और जब आप स्टेटमेंट देखेंगे पीसीएस के एग्जाम में तो वहाँ पे भी फैक्ट आपको जरूर मिलेंगे, तो फैक्ट पे भी फोकस करिएगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट जो लाइंस होंगी उस पर भी। इस आंदोलन की अनुमति जो है इससे पहले ही मिल चुकी थी 14 जुलाई 1942 को। इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है कि ये वर्धा समिति वाली जो कब ये डेट थी, तो 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन की अनुमति वर्धा में जो कांग्रेस की समिति की बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को तब मिली थी अनुमति। और 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कुछ निर्देश दिए थे जो इस आंदोलन की मतलब क्या क्या करना है। ये मेन रूप से गांधी जी का ही आंदोलन था। तो सरकारी सेवक जो हैं वो नौकरी ना छोड़ें, ऐसा गांधी जी ने कहा था, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। नौकरी ना छोड़ने की बात इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि इससे पहले भी असहयोग आंदोलन वगैरह जब हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी थी, वापस उसको प्राप्त करने के लिए फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, वो सब हुआ था। तो इसलिए जो है नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा रखें। सैनिक जो हैं वो देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, ये भी इन्होंने कहा था गांधी जी ने। छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने निर्णय पर अटल रह सकें। पढ़ाई तभी छोड़ें जब निर्णय पर अटल रह सकें, जब तक आज़ादी न मिल जाए। उन्हीं जमींदारों को लगान दे जो सरकार विरोधी हो और आंदोलन को समर्थन करे। सबको लगान न दे, जो आंदोलन का समर्थन करे उसी को दे। उन्हीं देशी शासकों को सहयोग दे जो सरकार विरोधी और आंदोलन समर्थक हो, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और इसी दौरान इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। लास्ट टाइम ये चल रहा था, मतलब आज़ादी के लिए ये लास्ट एक लड़ाई थी, तो ये गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ये नारा दिया था। और इसमें सीधे सीधे हिंसा का प्रयोग करने के लिए गांधी जी ने नहीं कहा था कभी, लेकिन इसमें इस आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई थी। नेक्स्ट जो है 9 अगस्त 1942 को जब ये आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त को, अगले ही दिन जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। और इस दौरान किसको किस जेल में रखा गया था, यहाँ पे मैचिंग में क्वेश्चन पूछाता है इस तरह से। और जो है युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, या फिर कभी स्टेटमेंट भी दे दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में। तो आगा खां पैलेस जो था, आगा का पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो वहाँ पे गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी उनको, सरोजनी नायडू और गांधी जी के साथ ही एक रहते थे महादेव देसाई। तो महादेव देसाई, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा का पैलेस में रखा गया था। फिर जो है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में रखा गया था बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन ये यहाँ से फरार हो गए थे और बाद में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। जो है यहाँ पे ये फरार हो गए और अपना भूमिगत दस्ता इन्होंने बनाया था, आज़ाद दस्ता। और इस दौरान गिरफ्तारी से बचे प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो यही जयप्रकाश नारायण जो फरार हो गए थे, और राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली। और उसके बाद जब ये लोग गिरफ्तारी से बचे थे तो इन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। और उस टाइम और प्रमुख नेता जो भूमिगत नेता थे वो कौन कौन थे जो इस टाइम पे उभरे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई नेता उभरे थे। तो उसमें सुचेता कृपलानी थी जो बाद में यूपी की सीएम भी बनी थी, पहली नहीं लेकिन बाद में उसके बाद बनी थी सुचेता कृपलानी। और उषा मेहता
बीजू पटनायक, आरपी गोयनका ये प्रमुख नेता थे। भूमिगत रूप से इन्होंने आंदोलन को संचालित किया था। उनमें से ये जो उषा मेहता थी, इन्होंने रेडियो प्रसारण किया था। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर गांधी जी को जब जेल में डाला गया था तो वहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके कारण इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद तबीयत खराब होने के कारण 6 मई 1944 को इनको रिहा कर दिया गया। अब देखिए बहुत सारे लोग वहाँ पे उस टाइम पे उनकी मृत्यु भी हो गई जेल में ही। उसी जेल में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई और जो महादेव देसाई थे उनके साथ, गांधी जी के साथ, उनकी भी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गांधी जी की भी तबीयत खराब हो गई तो 6 मई 1944 को तबीयत खराब होने के कारण जो है रिहा कर दिया गया। गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो बड़ी बात हो जाती उस टाइम पे और विद्रोह वगैरह होते, तो इसलिए जो है उन लोगों ने रिहा कर दिया था। और एक वर्ड रखा था जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर गांधी जी की जेल में मृत्यु हो जाती है तो एक कोड वर्ड भेजा जाएगा। जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको जो कोड वर्ड जाएगा वो कोड वर्ड क्या था, तो रूबिकॉन था। रूबिकॉन किस चीज़ के लिए कोड वर्ड रखा गया अगर पूछा जाए तो गांधी जी की अगर मृत्यु हो जाती है, जब वो 1942 के आंदोलन के दौरान वो जो जेल में डाला गया था उनको, उस टाइम के लिए कोड वर्ड था ये। नेक्स्ट है समानांतर सरकार उस टाइम पे कई जगह पे बनी थी। 4 जगह पे समानांतर सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कहाँ कहाँ पे, तो बलिया में, सतारा में, तामलुक में और तलचर में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पे सरकार बनी थी समानांतर। बलिया, सतारा, तामलुक और तलचर। बलिया में चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया था उत्तर प्रदेश में। फिर सतारा महाराष्ट्र में जो बनी थी वहाँ पर वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने नेतृत्व किया था। और तामलुक और तलचर में भी सरकार बनी थी। तामलुक में जो है, तामलुक कहाँ पर है, बंगाल में। तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। यहाँ पे नेतृत्व करता है ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जो है ये 2 जगह भी प्रमुख है, तामलुक बंगाल में और तलचर उड़ीसा में। और भारत छोड़ो आंदोलन में युवा, महिलाएं, किसान सभी ने आंदोलन का साथ दिया था। युवा, महिलाएं, किसान ये सब साथ दिए थे। यहाँ पे अलग से ये सब क्यों लिखा गया है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में हुआ था तब किसान ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। महिलाएं तो थी लेकिन किसान इन्वॉल्व नहीं हुए थे जब स्वदेशी आंदोलन 1905 वाला हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये इन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट के द्वारा आंदोलन का बहिष्कार किया गया था। देसी रियासतों का सामान्य सहयोग मिला था। मुस्लिम लीग का सहयोग में संदेह था कि मतलब मुस्लिम लीग पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के बारे में। अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक ही जगह पे देखना है। इनकी कुछ घटनाएं जो कहाँ पे गए थे उस टाइम पे, फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो उसके एक सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो वैसे तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। तो ये बस जन्म की बात है। उसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। हम पिछले वीडियो वगैरह में देख चुके हैं जब त्रिपुरी संकट आया था। त्रिपुरी संकट जो त्रिपुरी में जो ये अध्यक्ष बने थे उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके, इसीलिए इसको त्रिपुरी संकट कहा जाता है। तो 1939 में ही जो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। उसके बाद जनवरी 1941 में 1941 में रूस होते हुए मार्च में ये बर्लिन पहुँचे थे। मार्च 1941 में ये बर्लिन जर्मनी पहुँचे थे। और 1941 में ही जब जर्मनी पहुँचे तो वहाँ पे हिटलर से मिले थे और हिटलर के सहयोग से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्री इंडिया सेंटर कहाँ बनाया था, जर्मनी में बनाया था। और आज़ाद हिंद फौज जो थी इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था सबसे पहले। और स्थापना में ये शामिल नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1942 में सिंगापुर में। और सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर कब पहुंचे थे, तो 2 जुलाई 1943 में 1943 में। और इन्हें जो है आज़ाद हिंद फौज का बाद में सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, लेकिन स्थापना में ये शामिल नहीं थे। स्थापना 1942 में ही हो गई थी सिंगापुर में। उसके बाद 2 जुलाई 1943 को ये सिंगापुर पहुँचे, वहाँ पर इनको सर्वोच्च सेना कमांडर बनाया गया। फिर जो है इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 21 अक्टूबर 1943। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में की थी। और इसका समर्थन किसने किया था इस सरकार का, तो जर्मनी, जापान वगैरह ने इसका समर्थन किया था। अब यही अभी आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसने समर्थन नहीं किया था, तो उसमें इंडोनेशिया था एक ऑप्शन, तो वही जो समर्थन नहीं करने वाले थे। जर्मनी, जापान ने पूरा सहयोग किया था यहाँ पर स्थापना करने में।
फिर जो है आज़ाद हिंद फौज की 4 ब्रिगेड थी। ये ब्रिगेड कौन कौन सी थी? तो एक तो महिला रेजिमेंट थी पूरी, तो इसमें महिलाएं थी, रानी झांसी रेजिमेंट इसको कहा गया था। फिर सुभाष ब्रिगेड इन्होंने बनाई थी, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष, नेहरू और गांधी 3 ये ब्रिगेड थी, एक रानी झांसी ब्रिगेड थी। 4 ब्रिगेड टोटल थी आज़ाद हिंद फौज में। और आज़ाद हिंद सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो 2 गुट थे, एक मित्र राष्ट्र वाला जिसमें फ्रांस था ये, और ब्रिटेन वगैरह शामिल थे, रूस शामिल था। तो ये सब जो देश थे, यहाँ पर अमेरिका भी शामिल था। तो ये मित्र राष्ट्र, उनके विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा आज़ाद हिंद सरकार ने की थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक नारा भी दिया गया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब नारा उसी टाइम का है जब 1943 के बाद जो आज़ाद हिंद फौज चली थी, वहाँ से उसके आज़ादी के लिए एक प्रमुख नारा दिया था। फिर 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था? इन्हीं ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को। कब की डेट है ये? 6 जुलाई 1944। जापान की सेना अंडमान निकोबार के द्वीप जीतकर सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर सौंप दिए। सुभाष चंद्र बोस की सेना जब यहाँ पर पहुँची थी तो जो है सुभाष चंद्र बोस को ये जो दोनों द्वीप मिले, अंडमान और निकोबार, इसका नाम बदल के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। मणिपुर में सेना का झंडा कब फहराया था? तो अप्रैल 1944 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मणिपुर में कब झंडा फहराया गया था आज़ाद हिंद फौज का? तो अप्रैल 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जापानी सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज का जो है आत्मसमर्पण हुआ था 1945 में। मतलब लास्ट लोगों का 1945 था। उसके बाद एक मुकदमा चला था, लाल किला मुकदमा जिसको कहा जाता है, 1945 में चला था, जो कि आज़ाद हिंद फौज में जो सिपाही थे उनके खिलाफ चलाया गया था। संपूर्ण भारत में इस मुकदमे का विरोध किया गया था, सब इनके सपोर्ट में थे। और कांग्रेस ने भी आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति का गठन किया था। यहाँ पर जो दोषी थे, अभियुक्त 3 प्रमुख थे। कौन कौन? सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन बाद में जो माफ़ हो गई थी। यहाँ पर बचाव पक्ष में वकील कौन थे? तो भूलाबाई देसाई थे, जो इस वकीलों जो कई सारे वकील थे लेकिन ये प्रमुख थे। भूलाबाई देसाई वकीलों के प्रमुख थे इसमें लाल किला मुकदमे में। और तेज बहादुर सप्रू ने भी इसमें वकालत की थी, और बहुत टाइम के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें वकालत की थी लाल किला मुकदमे में। नेक्स्ट जो है, तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए उस टाइम पे जो वायसराय था वेवेल ने सारे जो जितने भी अभियुक्त थे सबके दंड को क्षमा कर दिया था। तो ये लाल किला मुकदमा 1945 का। 3 प्रमुख है यहाँ पर व्यक्ति, ये नाम याद रखेगा, गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। नेक्स्ट है वेवेल योजना। अब ये देखिए सब ये सब सीक्वेंस ही है, ये सब पूछा जाता है। वेवेल योजना 14 जून 1945 में आई थी, और वेवेल लिनलिथगो के बाद मई 1945 में वेवेल लंदन गए, और जहां वार्ताओं के बाद 14 जून 1945 को वेवेल योजना सामने आई। वेवेल जो है लिनलिथगो के बाद यही गवर्नर बने थे वेवेल, और मई 1945 में ये लंदन गए थे वेवेल, और वहाँ के बाद जो है 14 जून 1945 को वहाँ से वेवेल योजना सामने आई थी। और इसमें प्रस्ताव क्या किया था कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। 14 जून की इस मतलब उसमें कहा गया था कि जितने भी सदस्य सब भारतीय होंगे, वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर। जितना भी ये सब लास्ट तक ये लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई एक पद तो बचा रहे जो अंग्रेजों का रहे। फिर जो है सवर्ण हिंदुओं, मुसलमानों, दलित वर्गों, सिखों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, ऐसा इसमें कहा गया था वेवेल योजना में। वायसराय के पास वीटो पावर होगी, किंतु न्यूनतम होगी, लेकिन तब भी पावर तो होगी, ऐसा इसमें कहा गया था वेवेल योजना में। वेवेल योजना के तहत एक शिमला समझौता हुआ था। ये वेवेल योजना के अंतर्गत ही हुआ था जून 1945 में। ये जो है अगर ये आए तो वेवेल योजना पहले की है, वेवेल योजना 14 जून 1945 की है। इसी के तहत ये था शिमला सम्मेलन हुआ था जून 1945 में ही। तो कांग्रेस की तरफ से इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। शिमला समझौते की असफलता का क्या कारण था? तो असफलता का कारण यहाँ देखिए, दोनों लोग मुस्लिम ही इसमें शामिल थे। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस से थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। शिमला समझौते की असफलता का कारण था कि जिन्ना द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से हों।
क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम जो कांग्रेस में भी थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, ये मुस्लिम लेकिन कांग्रेस की तरफ से थे, तो ये चाहते थे जिन्ना कि अगर मुस्लिम सदस्य शामिल हों कार्यकारिणी में तो वो सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही हों, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों की संस्था है, ऐसा इनका कहना था, जिस कारण जो है शिमला समझौता असफल हुआ था। गांधी जी उस टाइम पे शिमला समझौते में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उस टाइम वो शिमला में ही थे, ये एक स्टेटमेंट बनता है और अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया जाता है। फिर जो एक है शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था, ये सब डेट में अरेंज करने वाले में डाला जाता है। शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ था। शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, और अभी तक ये वेवेल योजना वगैरह कब चल रही थी, 1945 की घटना थी। फिर 18 फरवरी 1946 को ये शाही नौसेना का विद्रोह हुआ। शुरुआत जो है हेमिस तलवार के एक 1100 नाविकों द्वारा यहाँ पर खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के कारण ये विद्रोह किया गया था। उसके बाद में इसको शांत वगैरह कराया गया था। कैबिनेट मिशन वापस भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है घटना। अब ये तो 18 फरवरी को ये विद्रोह हुआ, उसके बाद 24 मार्च को 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था वहाँ का? तो इटली, प्रधानमंत्री उस टाइम के पूछ लिया जाता है, तो प्रधानमंत्री इटली था। इस मिशन के, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? ये कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके अध्यक्ष थे। ये पूरे मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इसमें शामिल थे, तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। पाकिस्तान की मांग जो है कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दी थी। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता की बात की गई थी। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को मिलें, जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो प्रांतों को दी जाएं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी इसमें। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा कही गई थी। इसके अलावा प्रांतों को का, खा और गा में बांटने की बात कही गई थी। का में हिंदू बहुल रहेंगे, खा में मुस्लिम बहुल रहेंगे, गा में बंगाल और असम रहेंगे। ये इसमें बात की गई थी जब ये कैबिनेट मिशन आया था। अंतरिम सरकार के गठन के सुझाव की भी बात जो है कैबिनेट मिशन ने ही की थी, याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को आया था ये कैबिनेट मिशन, और इसमें ये बात कही गई थी। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर दिया गया। ये कैबिनेट मिशन भी अस्वीकार कर दिया गया था 29 जून 1946 को। और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ये याद रखिएगा डेट, सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार वाली बात मानी गई थी। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने 12 मंत्रिमंडलीय सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की थी, जिसमें 3 मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग से नहीं थे। वो मुस्लिम लीग से नहीं थे, लेकिन 3 मुस्लिम थे। 12 टोटल यहाँ पर सदस्य हैं। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये अस्थायी बैठक थी, मतलब इसमें इसको स्थायी नहीं माना जाता, इसमें अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थीं? 15 महिलाएं। 9 दिसंबर को 1946 में पहली बैठक हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। अब इसमें कौन क्या बना था ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल मामलों के से संबंधित जो मामले थे उसके यहाँ पे अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे इसमें। डॉक्टर जॉन मथाई जो उद्योग और आपूर्ति के मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से रिलेटेड थे। CH भाभा कार्य, खनन और शक्ति से। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि से। आसफ अली रेलवे से थे। जगजीवन राम श्रम विभाग से थे। ये सब मैचिंग में पूछा जाता है या फिर युग्म सुमेलित नहीं इसमें। लियाकत अली ये वित्त विभाग से संबंधित थे। TT चुंद्रीगर ये वाणिज्य विभाग से थे। अब्दुल रब नस्तर ये संचार से थे। गजाफर अली खान ये स्वास्थ्य विभाग से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि के लिए थे, मतलब कानून के लिए। तो ये सब पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से क्या था, या फिर डायरेक्ट ही कभी कभी वन लाइनर पूछ लिया जाता है।
फिर जो पहली जो स्थायी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। पहली बैठक तो 9 दिसंबर में हुई थी जो अस्थायी थी, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा प्रमुख थे। फिर जो स्थायी हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर एक आई थी एटली घोषणा। एटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1946 को। 20 फरवरी 1946 को ये घोषणा हुई थी और ये घोषणा तभी की जा चुकी थी, ये सब घटनाओं के पहले ही ये घोषणा 20 फरवरी को इटली ने कर दी थी 46 में, कि जून 1940 तक हम भारत छोड़ देंगे। अंग्रेज जो है भारत छोड़ने का वादा किया था, 20 फरवरी 1946 में ये वादा किया था कि हम जून 1948 तक छोड़ देंगे भारत। और उसके बाद ही ये कैबिनेट मिशन वगैरह आया था, सारी चीज़ें हो रही थी। फिर जो है ये घटना है कि बीच में ऐसा हुआ था कि जून 48 तक छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर माउंट बेटन एक योजना आती है कि जून 1947 में हमारा 15 अगस्त को 47 में आज़ादी मिली थी, तो ये कुछ ही दिन पहले जून 1947 में माउंट बेटन योजना आई और इटली द्वारा उसके बाद विभाजन की घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा कर दी गई थी कि विभाजित होगा भारत, पाकिस्तान जो बनेगा। जो है विभाजन से नाराज़ कौन कौन थे, तो मौलाना आज़ाद थे और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये 2 लोग जो थे ये विभाजन से नाराज़ थे। अब ये अलग से मेंशन इसलिए, बहुत सारे लोग नाराज़ थे, लेकिन ये अलग से मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि ये 2 मुस्लिम सदस्य हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कब हुआ था, तो ये स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में पास हुआ। उसके बाद भारत जो है आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी के बाद हमारे पहले गवर्नर बने थे माउंट बेटन, जो कि अंग्रेज़ थे। और आज़ादी के बाद प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर वाला सिस्टम समाप्त हो गया, फिर हमारे राष्ट्रपति बनने लगे। तो ये पहले भारतीय गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर यही सी राजगोपालाचारी थे। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से अरेंज वगैरह करने में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे भी तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीसीएस के लिए, तो इसको अच्छे से देखिएगा। और ये सभी नोट्स आपको ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टेस्ट, क्विज जो भी चीज़ें हैं आपको वहीं पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।